डियर एस्पायरेंट मनु एकेडमी में स्वागत है आप सभी लोगों का। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन जीपीएससी एआरटीओ के पेपर का जो 2019 में हुआ था। इससे पहले यहाँ पे केवल हम न्यूमेरिकल पार्ट को ही करने वाले हैं। उसका रीज़न ये है कि थ्योरेटिकल पार्ट को आप कर लेते हो, उसका आंसर भी मिल जाता है, आप पढ़ते हो तो समझ भी पाते हो। बट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में कभी कभी प्रॉब्लम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती होगी, बट काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है कि उनको फंडामेंटल भी आता है, थियरी भी आती है, बट स्टिल वो न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है उनका सोल्यूशन नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, चूँकि एआरटीओ में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो उनको समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और आगे जो भी आपके पेपर हुए हैं वो पार्ट वाइज आते रहेंगे। आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं जितना क्वेश्चन हो पाए वो कराऊंगा। इसके बाद आगे जो बच्चे रहेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बार आपको इसको रीड आउट कर लेना है, फिर खुद से ट्राई करना है, फिर देखना है कि कहाँ पर आपसे गलती हो रही है। अगर हो रही है तो, अगर कर पाए हो तो वेल एंड गुड। नाइट्रोजन एट 25 atm एंड 37 इज़ कंटेंट इन द सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम इज़ 10 मीटर पर क्यूब। ये क्वेश्चन दिया गया है आपको कि एक सिलेंडर है जिसमें ये रखा गया है। द सिलेंडर इज़ प्लेस्ड इन द लार्ज कंटेनर 150 टाइम ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम। इससे बड़े वॉल्यूम में रख दिया गया है, ठीक है। तो द कंटेनर इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड एंड आइसोलेटेड। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, जो वर्ड यहाँ पे बोला जा रहा है। द नाइट्रोजन गैस इज अलाउड टू डिस्चार्ज एंड फिल द कंटेनर। कैलकुलेट द फाइनल प्रेशर आफ्टर द सिस्टम हैज़ रीच्ड द इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती थी। फाइनल प्रेशर बताओ, फाइनल टेम्परेचर बताओ, वर्क डन बताओ, बाकी चीज़ें भी पूछी जा सकती थी, बट यहाँ पे प्रेशर पूछा गया है। तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से कई सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि हमारे पास एक बड़ा सा कंटेनर है जो कि आपके सिलेंडर के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है, 150 टाइम है। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर बना लिया है और इसके बीच में एक छोटा सा सिलेंडर रखा हुआ है। इन दोनों का वॉल्यूम भी आपको दिया गया है। इसका वॉल्यूम दिया गया है आपको 10 मीटर क्यूब और इसका दिया गया है इसके 150 टाइम्स है, मतलब ये 150 टाइम्स ऑफ V1 है, ठीक है। और ये वॉल्यूम V1 इक्वल टू इतना है। तो ये पूरा चीज़ आपको दिया गया है। एक चीज़ और कहा गया है कि ये जो है आपका कंटेनर जिसमें ये सिलेंडर रखा गया है, यहाँ पे कोई हीट इससे बाहर या अंदर नहीं जा सकती है, मतलब हीट ट्रांसफ़र 0 है। और चूँकि ये हम इसकी बात कर रहे हैं, बड़े कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो बड़े कंटेनर को अगर एज ए सिस्टम कंसीडर करेंगे हम, तो बड़े कंटेनर से क्या कोई वर्क डन होगा? हमारे पास नहीं होगा। देखो, सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। जिस चीज़ को हम सिस्टम कंसीडर करते हैं, क्या हमारे सिस्टम के बाउंड्री से मतलब इंट्रैक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट से, उसी को हम ध्यान में रखते हैं। तो इन्वायरमेंट से कोई अट्रैक्शन हो रहा है नहीं, वर्क के फॉर्मेट में हो रहा है नहीं, हीट के फॉर्मेट में हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंटल अट्रैक्शन 0 है। किस टाइप का प्रोसेस होता है ये? बेसिकली हम इसको कह सकते हैं ना एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। और ये फ्री एक्सपेंशन हो रहा है। अगर कहीं पे फ्री एक्सपेंशन हो रहा है तो क्या उसके इंटरनल एनर्जी में कोई चेंजेज आएंगे? नहीं आएंगे। जैसे आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक आप लगा दो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिख सकते हो ना आप। तो यहाँ पे ये भी 0 है, ये भी 0 है। हम बाहर वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। चेंज इन इंटरनल, क्योंकि फाइनली जब ये सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम रीच कर जाएगा तो ये सिस्टम तो ख़त्म हो गया, उसमें तो कुछ बचा ही नहीं क्योंकि गैस तो बाहर लीक हो गई है। तो एज अ आउटर सिस्टम यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। दैट्स मीन कि U1 इक्वल टू U2 हम लिख सकते हैं। और इंटरनल एनर्जी, चूँकि ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो U1 इक्वल टू U2 हम लिख सकते हैं। तो CV हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटरनल एनर्जी को? MCV T1 इक्वल टू M CV T2, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, M से M, C से C। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेम्परेचर होगा उसमें कोई वेरिएशन नहीं होगा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज़ फाइनल टेम्परेचर। और जो फ्री एक्सपेंशन होता है इसमें ऐसा होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आते हैं। तो हमको टेम्परेचर पता चल गया है, हमको वॉल्यूम दिया गया है, हमको इनिशियल प्रेशर दिया गया है, आपसे फाइनल प्रेशर पूछा गया है। चूँकि ये आइडियल गैस है तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो ना, PV इक्वल टू nRT लिख सकते हो, ठीक है। टेम्परेचर आपको पता है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। वेरी सिंपल इज दैट। आपको P2 फाइंड आउट करना है। P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से? दैट इज़ V1 डिवाइडेड बाई V2 मल्टीप्लाई P1। वेरी सिंपल।
V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू क्या है, या तो फिर आप V1 की वैल्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप। तो ऊपर V1 लिखा हुआ है, नीचे कितना लिखा हुआ है, दैट इज़ 150 ऑफ V1, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे आपका प्रेशर है, प्रेशर कितना दिया गया है, दैट इज़ 25 ATM, और इसी के टर्म्स में ये दिया भी गया है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 25 डिवाइडेड बाई 150, वेरी सिंपल इज़ दैट। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे कर सकते हो इजीली, तो 0.167 ATM। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मेंशन भी किया गया है और डी आपका ऑप्शन भी है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, अगेन ये न्यूमेरिकल है। देखो मैंने जो 100 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के होते हैं वो जीके के होते हैं। इसके पहले वाले जो पैटर्न था, अभी का पैटर्न बदलाव होगा, मे बी लेट्स सी कि कैसा आता है। बट जो सेकंड क्वेश्चन है वो अगेन न्यूमेरिकल है। क्या दिया गया है, डिटरमाइन द फाइनल स्टोरेज एनर्जी ऑफ द मास ऑफ द वाटर दैट हैज़ बीन इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी इज गिवन टू यू, दैट इज 200 किलो जूल, एंड देन अंडरगो अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच 10 किलो जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द वाटर एंड 3 किलो जूल हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम इट। तो वेरी सिंपल, मान लीजिए ये हमारे पास कोई सिस्टम है, ये कहा जा रहा है कि इसकी इनिशियल जो स्टोरेज थी वो कितना थी, 200 किलो जूल थी, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि इसके ऊपर से कुछ वर्क किया जाता है, कितना वर्क किया जाता है, 10 किलो जूल। तो हम 10 किलो जूल अपने सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं, वर्क सप्लाई कर रहे हैं, तो 10 किलो जूल वर्क हो गया। फिर कहा जाता है कि यहाँ से हीट रिजेक्शन भी हो रहा है, तो यहाँ से हीट रिजेक्शन हो रहा है, QR लिख लेते हैं, कितना दिया गया है, दैट इज़ 3 किलो जूल, वेरी सिंपल इज दैट। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डिटरमाइन द फाइनल स्टोर्ड एनर्जी, कितना स्टोर्ड किया गया है इसमें। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, बहुत आसान है। एनर्जी बैलेंस आपको लगाना है। इनिशियली आपको पता है कि कितना स्टोर किया गया है, कितना स्टोर किया गया है, दैट इज़ 200 किलो जूल, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर कुछ वर्क किया, कुछ यहाँ से हीट रिजेक्शन हो गया। तो ये जितना वर्क किया है, अगर हीट रिजेक्शन में केवल 3 किलो जूल गया है, तो बाकी कहाँ पे गया होगा, उसका इंटरनल एनर्जी इंप्रूव करने में गया होगा, इंक्रीज करने में गया होगा। दैट्स मीन की जो फाइनल इंटरनल एनर्जी हो जाएगी, फाइनल इंटरनल एनर्जीज, इनिशियल इंटरनल एनर्जी क्या है, इनिशियल इंटरनल एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा, वर्क माइनस हीट, वेरी सिंपल। तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी कितना है, 200 किलो जूल प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 किलो जूल, तो ये आपको आ जाएगा 207 किलो जूल, वेरी सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कोई मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मिस्टेक किया गया है, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। ये 200 नहीं होगा, ये 20 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब मिस्टेक्स रहते हैं तो उस क्वेश्चन को एग्ज़ाम से कैंसिल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये 20 होता ये, तो सिंपल हमारा ये वाला ऑप्शन मैच कर जाता है जो कि दिया गया है यहाँ पे। तो ये हो जाता है 27 किलो जूल, दैट्स मीन कि ये 200 ना होके 20 होना चाहिए था, मिस्टेक किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कंप्यूट द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव अ रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन। ये ध्यान रखना, जितने वर्ड यूज किए जाते हैं ना, जो स्पेसिफिक होते हैं उसको ध्यान रखना होता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी यूज होता है। इफ 100 किलो जूल पर मिनट इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रीजन से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, मतलब हीट को रिमूव किया जा रहा है। द आइसोथर्मल प्रोसेस अकर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिया गया है, आपसे पूछा गया है कि पावर रिक्वायर्ड कितना होगा। तो अगर हम बात करें कि किस तरीके से हम पावर फाइंड आउट कर सकते हैं इसमें, तो आपको या तो इंथैल्पी दिया गया रहे, तो इंथैल्पी से आप फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे इंथैल्पी दिया गया नहीं है, तो एक चीज़ हमको नज़र आ रहा है COP अगर हम फाइंड आउट कर लें तो इजीली हमको पावर पता चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, क्योंकि COP इक्वल टू होता है डिज़ायर इफेक्ट, मतलब जितना हीट रिमूव हो रही है डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट होता है, ठीक है। और यही हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितना है, ठीक है। अब वर्क पर मिनट पर सेकेंड कर देते हो, वही पावर बन जाता है, ठीक है। तो वो उसी के टर्म्स में दिया गया, हमको कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम COP कैसे फाइंड आउट करें, तो इसीलिए मैंने कहा कि जो टर्म्स होते हैं उसको आपको ध्यान रखना है। ये आपको दिया गया है कि ये रिवर्सिबल है। जब ये रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन है तो रिवर्सिबल में आप हीट की जगह पे, जैसे ये हीट रिमूव कर रहे हैं, इसकी वैल्यू आपको दिया गया है, कितना हीट रिमूव कर रहे हैं, ये 100 किलो जूल पर मिनट, ये वैल्यू आपको दिया गया है। तो रिवर्सिबल सिस्टम में आप क्लासियस इनइक्वालिटीज लगा सकते हो, हीट को टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो, वेरी सिंपल इज दैट। तो यहाँ पे हम COP का एक और फार्मूला लिख सकते हैं,
दैट इज T2। कहाँ से? कोल्ड रीजन से उठाया जा रहा है, तो T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते टाइम ध्यान रखना है कि इसको केल्विन में कन्वर्ट करके रखना है। तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 268 डिवाइडेड बाई 318 माइनस 268। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी 5.36, या फिर आप इसको इक्विवेलेंट कह सकते हो 5.40 के। तो ये आपको मिल गई COP। जब एक बार आप COP फाइंड आउट कर पाए तो इजीली आप वर्क डन फाइंड आउट कर पाओगे। कैसे? COP की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो दिस इज द COP, और ये ऑलरेडी आपको दिया गया है कि कितना जो आपका डिजायर इफेक्ट है या कितना हीट रिमूव किया जा रहा है, तो दैट इज 100। दिस इज वर्क इनपुट, तो यहाँ से हम इसको वर्क इनपुट आपको फाइंड आउट करना है। तो वर्क इनपुट या पावर फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पे आप देखो इसकी यूनिट क्या है, आपको वही मिलेगा। इसकी यूनिट क्या है, आप यहाँ पे देख रहे हो किलो जूल पर मिनट है, तो पावर ही मिलेगा आपको। तो दैट इज़ 100, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज़ 100 5.4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 18 पॉइंट के आसपास आएगा, 18.56 के या 18.6 के आसपास आएगा, दैट इज़ किलो जूल पर मिनट। तो मोस्ट क्लोज आंसर कौन सा है, जो सबसे क्लोज है इसके, तो सबसे क्लोज है A। अब एग्जैक्टली नहीं है, बट क्लोज ऑप्शन आपको चूज करना होता है अगर एग्जैक्टली नहीं दिया गया है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4। अ न्यू टेम्परेचर स्केल दैट इज M, कोई एक नया टेम्परेचर स्केल ले लिया गया है। द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर एट 1 ATM इज गिवन टू यू। कितना दिया गया है? दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट एंड दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली। पहले बॉइलिंग दिया गया है, दोबारा फ्रीजिंग दिया गया है। ठीक है, कहा गया है कोरिलेट दिस स्केल विद द सेंटीग्रेड स्केल, द रीडिंग ऑफ 0, और ये स्केल है M। मतलब जब उस नए वाले स्केल में 0 हम पढ़ रहे होंगे, 0 डिग्री पढ़ रहे होंगे, उस टाइम पे सेंटीग्रेड वाले स्केल में कितना डिग्री पढ़ा जाएगा। तो ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है, बहुत आसान होता है ये। मैंने टेम्परेचर स्केल करवाया हुआ है थर्मोडायनामिक्स में, आप चाहो तो उसको विजिट कर सकते हो। सिंपल सा फंडा होता है, एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे देख लीजिए, हमने एक स्केल बनाया, ठीक है। स्केल के लिए क्या चाहिए होता है, कई तरीके होते हैं। जनरली 2 तरीका हम फॉलो करते हैं, जिसमें हम 2 रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, एक फ्रीजिंग एक बॉइलिंग, और एक में सिंगल रेफरेंस पॉइंट ट्रिपल पॉइंट ले लेते हैं। दोनों के बेसिस पे हम कैलिब्रेट करते हैं अपने टेम्परेचर स्केल को। तो यहाँ पे 2 रेफरेंस पॉइंट दिया गया है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड के टर्म्स में दिया गया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और एक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे ये भी कहा गया है कि 1 ATM पे है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये दूसरा स्केल हमको दिया गया है। दूसरा स्केल कह रहा है कि दूसरे स्केल में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, तो यहाँ पे 100 लिख देते हैं, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट। और ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 300, तो ये हो गया इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब कह रहे हैं कि जब इसमें 0 होगा, ठीक है, जब इसमें कहीं पे 0 होगा मान लीजिए, तो कह रहा है कि मान लीजिए ये 0 होता है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, 0 वाली लाइन है, तो ये हो गया 0M। तो मान लेते हैं उस टाइम पे डिग्री सेंटीग्रेड में हमारी रीडिंग x होगी। ठीक है, अब इसको आप समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। टेम्परेचर क्या है भाई? टेम्परेचर इज द स्टेट प्रॉपर्टी। जब तक स्टेट सेम है टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वाटर बॉइलिंग की, वाटर बॉईल कर रहे हैं। वाटर एक सब्सटेंस है, बॉयल होगा, एक ही टेम्परेचर पे होगा, एक फिक्स उसका टेम्परेचर होगा। जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो अलग अलग स्केल में अलग अलग हो सकती है, बट जिस पॉइंट पे वो बॉयल होगा फिजिकली उसी पॉइंट पे बॉयल होगा। आप मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स मीन कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है और इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, वो इक्वल ही होंगे, इसमें कोई चेंजेज नहीं होगा। जैसे हमारी ये स्केल है, तो इसमें हम अगर इक्वली डिवाइड करें तो 0 से लेके यहाँ तक कितने इक्वली बांट सकते हैं, तो 100 पॉइंट्स बना सकते हैं हम, या 100 डिवीजन कर सकते हैं। वैसे ही इसकी यहाँ से बात करें तो 200 डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, इसका डिवीजन छोटा छोटा होगा, इसका डिवीजन बड़ा होगा। इसका डिवीजन छोटा होगा तो डेफिनेटली टेम्परेचर स्केल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो ज़्यादा आएगी। वेरी सिंपल इज दैट। बट आप ध्यान से देखो कि ये जो रेशियो होगा, रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही तो रहेगा। किस रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ? अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिंपल इंटरपोलेशन की। किसकी बात कर रहा हूँ? सिंपल इंटरपोलेशन करना है और आपको कुछ नहीं करना है।
तो सिंपल इंटरपोलेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। किसकी रेशियो? मैं फॉर्मूला बता देता हूं, इस फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा कैसे करके आप लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक चीज का ध्यान रखना है कि दोनों साइड के रेफरेंस में सेम तरीके से लगाना है। कैसे लगाना है मैं बता देता हूं। जैसे हमको जिस रेफरेंस पॉइंट का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है वो लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट, फिर लिख लेते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, फिर लिख लेते हैं हम फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। दोनों के केस में इसी को अप्लाई कर देते हैं, दोनों इसके केस में इसी को अप्लाई करके इक्वेट कर देते हैं। क्यों अप्लाई करके इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये अगर इसको एक लेंथ ही मान लें हम, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? रेशियो बता रहा है ना, तो रेशियो तो सेम होगा ना। जैसे कि रेशियो हम दो चीज का फाइंड आउट कर रहे हैं, एक जगह हम कह रहे हैं कि 2:4 है, एक जगह हम कह रहे हैं 3:6 है, तो रेशियो तो दोनों का क्या आने वाला है? 2 ही आने वाला है। ठीक है, तो वैल्यू लिख देते हैं। चलो पहले इस केस का लिखते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट हमको x है, इसका फाइंड आउट करना है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 होता है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इसका 0 होता है। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ पे रेफरेंस 0 दिया गया है हमको, फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया है? इसको 300 दिया गया है, डिवाइडेड बाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया गया है? 100 दिया गया है, माइनस इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना दिया गया है? 300 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? -300 डिवाइडेड बाई, ये भी माइनस में आएगा तो -200। वेरी सिंपल, इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं, ये भी से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 150, 50 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा? 150। ठीक है, तो ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल इज दैट। होप सो कि आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर टिल इट्स वॉल्यूम बिकम 3 टाइम हो जाता है वॉल्यूम, द टेम्परेचर ऑफ द गैस विल देन। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको फाइनल टेम्परेचर बताना है, सारी चीजें आपको दिया गया है। कैसे फाइंड आउट करना है आपको आइडियल गैस इक्वेशन लगाने हैं। PV इक्वल टू क्या होता है? nRT होता है। क्या दिया गया है? हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। कंडीशंस भी दिया गया है, प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है, तो हम लिख सकते हैं V/T इक्वल टू कांस्टेंट, V/T इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे दोनों के केस के लिए और इक्वेट कर देते हैं, वैल्यू आपको मिल जाएगी। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पे ले आते हैं। V1 वैल्यू आपको दिया गया है कि नहीं दिया गया है? देखो दिया गया है, वॉल्यूम 3 टाइम हो जाता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। T1 की वैल्यू आपको दिया गया है, आपको बस ध्यान रखना है कि उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। जब डिफरेंस फाइंड आउट करना हो तो केल्विन में नहीं करोगे चलेगा, बट बाकी टाइम आपको केल्विन में कर लेना है। तो 27 को आप केल्विन में करोगे तो ये हो जाएगा 300 और इज इक्वल टू V2 की वैल्यू कितना दिया गया है? 3V1 दिया गया है, क्योंकि ये 3 टाइम्स हो जाता है। डिवाइडेड बाई आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। तो ये से ये हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 900 केल्विन। ये क्या है? केल्विन में है, बट हमको चाहिए कितना? डिग्री सेंटीग्रेड में। तो डिग्री सेंटीग्रेड 273 माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 627 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्यूरिंग द स्टडी फ्लो कंप्रेशन प्रोसेस गैस विथ मास फ्लो रेट इज गिवन टू यू 2 kg per second, increasing the specific enthalpy from 15 kilojoule per kg and decreasing in kinetic energy is 2 kilojoule per kg। ये दोनों बढ़े हैं, एक बढ़ा है एक घटा है। ठीक है, द रेट ऑफ हीट रिजेक्शन टू द इन्वायरमेंट इज ऑल्सो गिवन टू यू, पावर नीडेड टू ड्राइव द कंप्रेशर। एक कंप्रेशर के लिए ये सारी कंडीशंस दी गई हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंप्रेशर है और इसके लिए सारी कंडीशंस दिया गया है। क्या कंडीशंस दिया गया है? मान लीजिए ये हमारा कंप्रेशर है, किसी चीज़ को कंप्रेस करता है, ये इसका इनपुट हो गया और यहाँ पे कंप्रेसर के आउटपुट दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो डेल्टा एच है दैट इज इक्वल टू 15 है, जो इंथैल्पी चेंज है वो 15 है। जो डेल्टा कैनेटिक एनर्जी मतलब चेंज इन कैनेटिक एनर्जी है दैट इज 2 है। ये आप यूनिट लिखते जाना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किलो जूल पर केजी है। ठीक है, कह रहे हैं कि यहाँ से जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ना, इसके सरफेस से जो हीट रिजेक्शन हो रहा है ये सब मिला के होता है 3 किलो जूल। ठीक है, कितना हीट रिजेक्शन हो रहा है इसके सरफेस पे, ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है।
आपसे पूछा गया है कि पावर नीडेड टू ड्राइव द कंप्रेसर, कितना पावर चाहिए इसको ड्राइव करने के लिए। पावर क्यों चाहिए भाई, क्योंकि आपको पता है ये कंप्रेसर है तो आपको वर्क तो सप्लाई करना पड़ेगा ना। यहाँ पे W इन होता है, WC हम जिसे कहते हैं ना, इसको वर्क तो सप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला सभी को याद होगा, फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज H1, मतलब स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल केस या इनपुट केस के लिए बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट इनलेट की बात कर रहे हैं, प्लस Q मतलब हीट जो है आप दे रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, वॉट एवर दैट। नेक्स्ट है आपका दैट इज H2, स्मॉल भी लिख रहे हैं क्योंकि स्पेसिफिक दिया गया है दोनों जगह, तो H2 लिखते हैं, मास दिया गया तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी 2, मतलब आउटलेट की काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी आउटपुट की बात कर रहे हैं, प्लस W की बात करें। आप देखो पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंजेज है नहीं, कहीं से भी मेजर कर लो, दोनों का इनपुट आउटपुट ठीक है, ये हम इस तरीके से मेजर करते हैं तो इनपुट आउटपुट सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी को चेंजेज को हम निग्लिजिबल मान लेते हैं। अब बाकी वैल्यूज़ आपको दी गई हैं, उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कितना दिया गया है, डिक्रीज हुई काइनेटिक एनर्जी, मतलब इनिशियल ज़्यादा थी फाइनली डिक्रीज हुई, तो कितना वैल्यू दिया है, इनिशियल माइनस फाइनल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे वैल्यू दिया गया है दैट इज़ 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, इसमें मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं साथ में, ठीक है। ये आपको मास फ्लो रेट दिया गया है तो दैट इज़ 2, ठीक है। प्लस ये क्या हो जाएगा, प्लस आपका हीट दिया गया है 3। देखो ये जो हीट रिजेक्शन है ये आपका तो वैसे ही रहने वाला है, इसमें तो मास फ्लो रेट का कुछ लेना देना है नहीं, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा आपका। हीट रिजेक्शन है तो ये नेगेटिव में हो लिखेंगे हम, क्योंकि हीट सप्लाई नहीं है तो नेगेटिव के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका ये हम जो चेंजेज हैं इन इंथैल्पी, स्पेसिफिक इंथैल्पी तो वो कर लेते हैं। तो इंथैल्पी कितना इंक्रीज हुई है, 15 हुई है, और चूंकि ये स्पेसिफिक है हमको टोटल इंथैल्पी फाइंड आउट करना है तो 15 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस वर्क हो जाता है आपका, ठीक है। और ये वैल्यू आपको वर्क की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना हो जाएगा भाई, ये आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये 13 हो जाएगा, 13 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 13 हो जाएगा, इक्वल टू W हो जाएगा, W इक्वल टू माइनस 29 हो जाएगा। अब ये 29 जो आपको किलोवाट आई है इसकी वैल्यू, ये निगेटिव में इसलिए आई है क्योंकि ये क्या है आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर में वर्क इनपुट देना पड़ता है इसलिए निगेटिव आई है। अगर कंप्रेसर बताया गया है आप पहले से ही W की वैल्यू माइनस रख लेते तो ये पॉजिटिव आ जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि दोनों साइड से माइनस कैंसिल आउट हो जाता, ठीक है। तो W नेगेटिव आने का मतलब यहाँ पे वर्क सप्लाई हो रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 है, फॉर द हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन द कार्नोट साइकिल द वर्क इनपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक, द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। एफिशिएंसी आपसे पूछा गया है। एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का बहुत ही आसान तरीका है, फॉर्मूला आपको सिंपली लगाना होता है। वैसे तो मैं कहता हूं कि आप इस टाइप का डायग्राम ड्रॉ कर लो ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो तो, अगर बहुत ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है तो करने की ज़रूरत नहीं है। ये हीट सप्लाई है, ये आपका वर्क है, ये हीट रिजेक्टेड है, ठीक है, Q2, या इसे QR इसे QS लिख सकते हो। यहाँ पे रिलेशन आपको दिया गया है कि द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक। तो ये हमारा सिंक है, इसी को ट्रांसफर हो रही है, मतलब W इक्वल टू कहा गया है Q2/4 है, ठीक है, या 1/4 मल्टीप्लाई Q2 है। ये चीज़ें, ये रिलेशंस आपको दिए गए हैं। एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम Q1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो, क्योंकि जो हमको एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है उसमें क्या चाहिए, W/Q1 चाहिए, ये तो सिंपल होता है ना, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई, यही तो चाहिए। वर्क आउटपुट क्या होता है, दैट इज Q1 माइनस Q2 होता है, बट यहाँ पे दिया गया है ना हमको, क्या दिया गया है, दैट इज Q2/4 दिया गया है, ठीक है। अब Q1 की वैल्यू हम पता कर लें Q2 के टर्म्स में, तो Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, तो बस यही हम कर रहे हैं। Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू, ये इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, Q2/4 प्लस Q2, ठीक है। Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5/4 Q2। अब ये वैल्यू इसमें आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, दैट इज Q2/4 डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/4 मल्टीप्लाई Q2। Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, वेरी सिंपल, Q2 से Q2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4
5, 1/5 और 1/5 में आप 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी। तो एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी दैट इज 20%। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 है, अ सिस्टम ऑफ 100 kg मास अंडरगो द प्रोसेस इन विच द स्पेसिफिक एंट्रोपी इंक्रीज फ्रॉम 0.3 किलोजूल पर kg Kelvin to 0.4 किलोजूल पर kg Kelvin एट द सेम टाइम एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग डिक्रीज फ्रॉम 80 किलोजूल Kelvin टू 75 किलोजूल Kelvin, द प्रोसेस इज। ठीक है, तो सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, बट सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो रही है, सराउंडिंग एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो हम दोनों में फाइंड आउट कर लेते हैं कितना कितना हो रहा है। यहाँ पे आपको दिया गया है जो वो है स्पेसिफिक एंट्रोपी और यहाँ पे दिया गया है जो वो है एंट्रोपी। ठीक है, मतलब टोटल एंट्रोपी जिसे हम कह सकते हैं। तो स्पेसिफिक है तो आपको एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी फाइंड आउट करना है। आपको चेंज इन एंट्रोपी फॉर द सिस्टम इज इक्वल टू मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो मास का मल्टीप्लाई कर देंगे 100। स्पेसिफिक है ना तो मास का मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.4 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा, 0.1। तो वेरी सिंपल, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी 10 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, ये आपकी वैल्यू किसकी है, सिस्टम की है। एंट्रोपी इंक्रीज हुई है। ठीक है, सराउंडिंग का क्या हुआ है, सराउंडिंग की एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। कितना डिक्रीज हुई है भाई, दैट इज 5। ठीक है, ये 80 माइनस 5 दैट इज 5। ठीक है, या फाइनल माइनस इनसे कर लो तो -5 हो जाएगा, तो वो दिखाएगा कि डिक्रीज हुई है, दैट इज नॉट अ मैटर। तो ये हो जाता है आपका 5 किलो जूल पर केल्विन। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किसी भी यूनिवर्स के लिए सिस्टम और सराउंडिंग मिलके दोनों क्या हो जाते हैं, यूनिवर्स हो जाते हैं ना, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिलके यूनिवर्स हो जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर यूनिवर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा है। एंट्रोपी लेस देन 0 नहीं हो सकती यूनिवर्स के लिए, एंट्रोपी कंटिन्यूअसली इसकी बढ़ रही है या फिर कांस्टेंट रह सकती है, दो में से एक चीज। कांस्टेंट किसके लिए रहेगी, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, क्योंकि उस प्रोसेस में इरिवर्सिबिलिटी है नहीं जिसके वजह से एंट्रोपी चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं ये वैल्यू क्या है। आपको यूनिवर्स की बात किया गया है। यूनिवर्स मतलब क्या होता है, एंट्रोपी चेंज फॉर सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज फॉर सराउंडिंग, यही तो होता है यूनिवर्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ठीक है, होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू आपको दिया गया है, इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको मिला है 10 और इसकी वैल्यू मिला है आपको -5, क्योंकि डिक्रीज हो रही है -5। वैल्यू कितनी हो गई है, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5। 5 क्या है, 0 से बड़ा है ना, 0 के बराबर आता, अगर ये भी 10 आता, ये भी 10 होता तो ऑल राइट। ठीक है, बट अभी क्या है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है वो कैसा हुआ होगा, इनरिवर्सिबल हुआ होगा। ठीक है, तो ये इनरिवर्सिबल हुआ होगा। इक्वल आता तो क्या हो जाता, रिवर्सिबल हो जाता। ठीक है, अब आपको इस बीच में कंफ्यूज मत नहीं कर लेना है कि सिस्टम का इंटरेक्शन तो हुआ ही होगा रिवर्सिबल प्रोसेस में, अदरवाइज वो रिवर्सिबल कैसे रहेगा। ठीक है, देखो सिस्टम इफेक्ट होता है, बिल्कुल कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो ऐसे कोई प्रोसेस हो ही नहीं सकता बिना सराउंडिंग के इंटरेक्शन के। ठीक है, इंटरेक्शन होगा, बट हम बात करते हैं कंप्लीट द प्रोसेस। ठीक है, इन बिटवीन प्रोसेस क्या हो रहा है, दैट इज नॉट अ कंसिडरेबल मैटर। ठीक है, प्रोसेस अचीव करने के बाद क्या सिचुएशन है, हम उसको एनालाइज करते हैं एट द एंड ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, विद इन इक्विलिब्रियम हम एनालाइज नहीं करते हैं किसी चीज को, जब वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है उसके बाद एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ हाइपोथेटिकल साइकिल सोन इज। यहाँ पे एक साइकिल दिखाया गया है, इसकी एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है नेटवर्क डिवाइड बाई, नेटवर्क नहीं, नेटवर्क, कितना टोटल वर्क हुआ है। हालांकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट जैसे कुछ है नहीं, कहीं पे और नहीं जा रहा है वर्क। ठीक है, तो वर्क भी आप लिख सकते हो, डिवाइडेड बाई हीट सप्लाई, कितना हीट सप्लाई किया गया है। ये दोनों वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे जो डायग्राम नजर आ रहा है वो कौन सा है, वो है आपका टीएस डायग्राम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम। अच्छा, ये फॉर्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू TdS, ये पढ़ा है आपने फॉर्मूला। Q क्या होता है, Q होता है आपको हीट, मतलब होता है इनक्लोज्ड एरिया बाय द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम। ठीक है, यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर पाओगे, हीट फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे ये जो क्लोज्ड एरिया है,
ये जो क्लोज्ड एरिया, एक मैं कह रहा हूं इनक्लोज्ड एरिया, ठीक है, एक मैं कह रहा हूं क्लोज एरिया, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये जो क्लोज एरिया है ये नेटवर्क के बराबर होती है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कैसे हो गया। देखो, किसी भी साइकिल के लिए जिसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो, ये क्या एक साइकिल ही है ना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ऐसे, चाहे यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, ठीक है। तो किसी भी साइकिल के लिए आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। और अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हम लगाएं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। अगर ये जीरो हो गया तो जो हीट सप्लाई होगा वही तो वर्क के बराबर होगा, और हीट सप्लाई हमने देख लिया किसके बराबर होता है, टी डेल्टा एस के लिए, एस के बराबर होता है। तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो इनक्लोज्ड एरिया होगी, मतलब जो क्लोज्ड एरिया होगी वो किसके बराबर होगी, वर्क के बराबर होगी, ठीक है। तो हम अगर वर्क फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस ट्रायंगल के एरिया फाइंड आउट कर लें, वेरी सिंपल। तो ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ, ये बेस परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 4 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर कितना है 7 मल्टीप्लाई 300 मतलब 400, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो 800 हो जाएगा, जिसमें भी किलो जूल दिया गया है, तो दैट इज किलो जूल, ठीक है। हमको अब वर्क डन पता चल गया है, अब हमको हीट सप्लाई फाइंड आउट करना है। हीट सप्लाई कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, देखो हीट सप्लाई के लिए अगर वर्क आपको पता चल गया, अगर हीट रिजेक्शन पता चल जाएगा, तो हीट रिजेक्शन यही वाला तो है ना, ये जो एरिया इनक्लोज्ड एरिया यही तो हीट रिजेक्शन है। मिनिमम टेम्परेचर से नीचे जो चीज़ें होती हैं वो रिजेक्शन में ही जाती हैं सिस्टम के, ठीक है। तो हीट रिजेक्शन हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे और उसको वर्क में ऐड कर देंगे तो वो हीट सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि हीट सप्लाई क्या होती है, वर्क में जाएगी और रिजेक्शन में जाएगी। तो रिजेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप टी दिया गया है दैट इज 300 और ये आपको दिया गया है डिफरेंस दैट इज 4, तो ये कितना हो जाएगा 1200, तो ये हो जाएगा आपका 1200 किलो जूल, ये हीट रिजेक्शन हो गया। तो एफिशिएंसी डायरेक्टली फाइंड आउट करते हैं, एफिशिएंसी हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 800, ठीक है। ये हीट सप्लाई हो गया, क्योंकि वर्क और रिजेक्शन मिलके हीट सप्लाई हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 20, ठीक है। तो वेरी सिंपल इज दैट, आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। ये कितना हो जाएगा 0.4, क्योंकि 4 दूनी 8 और एक ये 0 है, तो 0.4 इज दैट। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो आपको 40% मिल जाएगा, अगर परसेंटेज में पूछा रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टील बॉल ऑफ मास 1 kg एंड स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू यू 0.4 किलो जूल पर kg, इट्स टेम्परेचर इज गिवन टू यू, इट ड्रॉप्ड इनटू द वाटर at 20 डिग्री, द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ द वाटर। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको करना क्या है, एनर्जी बैलेंस लगाना है। तो ठीक है, हम एनर्जी बैलेंस लगा देते हैं। एनर्जी बैलेंस हमारे पास हमको सारी वैल्यूज दिया गया है, मास इसका भी 1 kg, इसका भी 1 kg, बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हम कहते हैं मास mc डेल्टा टी, किसके लिए, स्टील बॉल के लिए, mc डेल्टा टी, वाटर के लिए बात कर लेते हैं, दैट इज़ वाटर। और ये एक चीज़ और एज्यूम कर लेते हैं कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि T है, वेरी सिंपल इज दैट। अब थोड़ा फार्मूला नीचे ले आते हैं, M की वैल्यू 1 है, C यहाँ पे दिया गया है आपको, जो आपकी बॉल है स्टील बॉल दैट इज़ 0.4। टेम्परेचर में चेंज कितना होगा, इसका टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा डेफिनेटली, तो 60 फाइनल टेम्परेचर जो T हो जाएगा घट के, इज इक्वल टू M की वैल्यू 1 ही है अगेन। ये होता है स्पेसिफिक वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4.2 किलो जूल पर केजी, भाई इसमें मल्टीप्लाई कर दिए मास का, तो पर केजी गायब हो जाएगा, मतलब केजी गायब हो जाएगा। मल्टीप्लाई टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा तो T-20 कर देते हैं, वेरी सिंपल इज दैट। इसको सॉल्व कर लेना है आपको, सॉल्व करना भी बहुत टफ, ऐसी चीज़ ऐसा टफ चीज़ नहीं है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 24, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पॉइंट से पॉइंट, मतलब ये 10 से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 0.4 T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज़ 4.2 T माइनस ये देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 84, वेरी सिंपल इज दैट। तो ये हो जाएगा 4.6 T, इधर कर दिया हमने, इसको इधर कर लेना है हमको, हो जाएगा 108, तो 108 दैट इज़ T फाइंड आउट करना है, 108 डिवाइडेड बाई 4.6, तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा A।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 मेटल वॉल ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है आर हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी इज गिवन टू द इन रेशियो ट्रांसफर हीट एट द रेट ऑफ 6000 किलोजूल पर आवर फॉर द सेम वॉल थिकनेस और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों सेम है। द टेम्परेचर ड्रॉप विल बी इन द रेशियो ऑफ, मतलब कुछ कह रहे हैं कि इस तरीके से वॉल है, ये कुछ इस तरीके से वॉल है, इसके पीछे मतलब डॉट 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 करके एक वॉल है, इसके पीछे एक और है, इस तरीके से वॉल है और इनकी जो थिकनेस है वो सेम है, इस तरीके से डॉट ए डॉट और ये डॉट, ठीक है, ये डॉट, इस तरीके से पीछे एक और वॉल है, इसके पीछे एक और वॉल है, 3 है, ठीक है। आपको फॉर्मूला लगा लेना है, फॉर्मूला आप सभी को पता है, फोरियर लॉ, ठीक है। Q इक्वल टू क्या होता है, दैट इज के ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। यहाँ पे x क्या है, थिकनेस है, T क्या है, टेम्परेचर है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर है। और यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है कि जो सरफेस है और थिकनेस है सेम है, तो इन दोनों को रिमूव कर देते हैं, मतलब Q किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आपके K डेल्टा T के। यहाँ से डेल्टा T आप वैल्यू लिख सकते हो, दैट इज Q बाई K लिख सकते हो। सारे के केस में तो ये डेल्टा T बाई Q को इधर ले आते हैं ना, मतलब जो आपको ये दिया गया है कि इतना हीट फ्लो की वजह से कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा ना, तो टेम्परेचर ड्रॉप पर यूनिट ऑफ हीट फ्लो, पर यूनिट मतलब यूनिट हीट फ्लो नहीं है, पर 60,000 किलो जूल पर आवर ऑफ हीट फ्लो, तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई कंडक्टिविटी आपको कितना दिया गया है, तो ये है पहला 1:1/2:1/4, बहुत आसान है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ये है, बट आपके प्रोविजनल में ये दिया गया है तो ये गलत है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ना, आसान है, फॉर्मूला बस हमने लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लैट प्लेट ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड विड्थ इज 50 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन द एयर स्टीम ऑफ एट द 30 डिग्री सेंटीग्रेड फ्लोइंग पैरेलल टू इट। Convective heat transfer coefficient is given to you. Heat transfer if the plate is maintained temperature 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके की प्लेट आपको दिया गया है, आपको थिकनेस भी दिया गया है, थिकनेस 50 दिया गया है 50, और लेंथ आपको 1 दिया गया है, ये सारी चीज़ दी गई है। इसके पैरेलल में एयर ब्लो कर रही है और कहा गया है कि h की जो वैल्यू है दैट इज़ 30 है। तो सारा चीज़ आपको पता ही है, Q इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। h की वैल्यू आपको दिया गया है 30, a की वैल्यू कितना दिया गया है, A1 मल्टीप्लाई 0.5 मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने। डेल्टा टी की वैल्यू कितना दिया गया है, दैट इज़ 400 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 370। अब आपके मन में ये नहीं आएगा कि इसको केल्विन में क्यों नहीं किया, जहाँ पे डिफरेंस होता है, क्योंकि 270 ऐड करोगे अगेन उसको सब्सट्रैक्ट ही करना है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ेगा। किसी चीज़ में वही चीज़ ऐड करके वही चीज़ माइनस कर दोगे तो चेंज क्या होगा, निग्लेजिबल, मतलब चेंज जीरो होगा, निग्लेजिबल नहीं, जीरो होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q इक्वल टू इन सब का मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 370। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो वैल्यू आ रही हैं ये आपकी वॉट में आएगी, यहाँ पे किलो वॉट दिया गया है, तो डिवाइडेड बाई आप चाहो तो 1000 यहीं पे कर लोगे, तो ये हो जाएगा 5.5 किलो वॉट। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 119 है, इट इज रिक्वायर्ड टू इंसुलेट द किचन ओवन। एक ओवन है आपके घर में, उसको इंसुलेट कर रहे हो, और जिससे इंसुलेट कर रहे हो उसकी कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है। हीट लॉसेस बताया गया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 400 वॉट पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओवन का टेम्परेचर दिया गया है और आपके सरफेस का टेम्परेचर दिया गया है, तो बोला गया है कि जो इंसुलेशन की थिकनेस होगी वो कितना होगी। तो बहुत आसान चीज़ है, मतलब इंसुलेशन से हीट ट्रांसफ़र जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, दैट इज़ 400, ये मैक्सिमम है ना, 400 हो रहा है। और ये ध्यान देना ये किस में है, वॉट पर मीटर स्क्वायर है, मतलब जो फॉर्मूला होता है Q डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, तो इसको अगर ये 400 पर मीटर स्क्वायर है, दैट्स मीन कि ये इधर डिवाइडेड है, तो Q बाई ए के डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स। तो हमको अब किसकी वैल्यू लिखनी है, K की वैल्यू लिखनी है। K की वैल्यू 0.43 है, 0.043 है, मल्टीप्लाई डेल्टा टी आपको पता है दैट इज़ 225 माइनस 400 डिवाइडेड बाई थिकनेस जो आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट इज़ डेल्टा एक्स। सारी चीज़ दिया गया है, एक ही इक्वेशन है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसको इस साइड ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, डेल्टा एक्स इधर ले आ देते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। इसको आप सॉल्व कर लेना इजीली, दैट इज़ इसको सॉल्व करोगे तो कुछ 1/50 आ जाएगा,
1/50 मतलब कितना, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, सेंटीमीटर में करना है तो ये मीटर में आया है, तो 1/50 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट जो का क्वेश्चन है, अ फर्नेस इज मेड ऑफ द रेट ब्रिंग्स वॉल ऑफ द थिकनेस इज गिवन टू यू एंड थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, द सेम हीट लॉसेस एंड टेम्परेचर ड्रॉप, दोनों चीज सेम है, हीट लॉस एंड टेम्परेचर ड्रॉप, दिस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द लेयर ऑफ डायटोमिक अर्थ ऑफ कंडक्टिविटी इज गिवन टू यू, तो इसकी थिकनेस आपको बतानी है। सेम फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, क्यू ए डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स, क्या क्या चीजें सेम दिया गया है, कह रहा है हीट लॉस सेम है एंड टेम्परेचर ड्रॉप सेम है, ये सेम है एंड ए सेम है, तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो वेरी सिंपल इज दैट, क्या हो जाएगा, दैट इज k1 बाई x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज k2 बाई x2, ठीक है, थिकनेस आपको फाइंड आउट करना है, आपको x2 फाइंड आउट करना है, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज k2, x2 इज इक्वल टू k2 डिवाइड बाई k1, ये k1 है, तो k2 डिवाइड बाई k1 मल्टीप्लाई x1, तो x2 इज इक्वल टू आपको वैल्यू जो मिलेगी सब्स्टिट्यूट कर देना, वैल्यू k2 की वैल्यू कितना दिया गया है, ये k2 है आपका 0.14, k1 दिया गया है 0.7 मल्टीप्लाई ये दिया गया है 0.5, तो और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.1 मीटर, तो दैट्स इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लेन बॉल, देखो सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस किए रहोगे तो आसानी से कर पाओगे। अ प्लेन बॉल इज 25 सेंटीमीटर थिक ऑफ द एरिया इज गिवन टू यू 1 मीटर स्क्वायर एंड द थर्मल कंडक्टिविटी इज 0.5 वाट पर मीटर कैल्विन, इफ टेम्परेचर डिफरेंस इज 60 डिग्री सेंटीग्रेड इज इम्पोज्ड अक्रॉस, यहाँ से आपको बताना है व्हाट इज द हीट फ्लो, हीट फ्लो क्या होगा ये आपको फाइंड आउट करना है, आसान सा क्वेश्चन है। Q इक्वल टू क्या है, वैल्यू सीधा रखते हैं, हमको दिया गया है K 0.5 और आपको A सरफेस एरिया 1 मल्टीप्लाई टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है 60 और डिवाइड बाई थिकनेस दिया गया है 25, तो 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि सारा SI यूनिट में लिख रहे हैं, तो 0.25, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 120 वाट, तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलते हैं, यहाँ पे ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्रिटिकल रेडियस आपसे पूछा गया है, तो फॉर सिलेंडर क्रिटिकल रेडियस क्या हो जाता है, क्रिटिकल रेडियस ये आर क्रिटिकल हम फाइंड आउट करें तो ये हो जाता है k बाई एच, तो k की वैल्यू आपको दिया गया है, k की वैल्यू कितना दिया गया है 1 और h की वैल्यू भी आपको दिया गया है, h दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा 1/8 दैट इज 0.125, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मीटर में, और अगर इसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो क्योंकि आंसर दिया गया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12.5 मीटर, वेरी सिंपल इज दैट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसको आपको एक बार रीड कर लेना है, वैसे तो सारे क्वेश्चन को ट्राई करना है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, तो हम इसका थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, रफ डायग्राम, ठीक है, तो आप इस तरीके से देखे होंगे, ये हो गया डायग्राम, ठीक है, ये आपका कंप्रेशर है 1 to 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, इसे 4 मान लेते हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से भी करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आपको देख लेना है कि कहाँ कहाँ की इंथैल्पी दिया गया है, द रेफ्रिजरेटर लीव ये दिया गया है 205, मतलब जब कंप्रेशर को लीव करता है तो यहाँ का दिया गया है 205 किलो जूल। दूसरा दिया गया है इवापरेटर का दिया गया है दैट इज 177, तो यहाँ का दिया गया है 177, और कहाँ का दिया गया है दैट इज इंथैल्पी ऑफ लिविंग कंडेंसर, मतलब यहाँ की इंथैल्पी दिया गया है तो 105, और ये कांस्टेंट इंथैल्पी प्रोसेस होता है तो यहाँ का भी कितना हो जाएगा 105, तो सारा कुछ दे ही दिया है। अब देखो 177 माइनस 105, ये आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया, आपसे पूछा क्या है, देन फाइंड आउट द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट फाइंड आउट करने के लिए जो मास फ्लो रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और यहाँ पे 177 माइनस 105 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.4, इसके आसपास के आ जाएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, मैक्सिमम पॉसिबल COP ऑफ सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, सोलर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम सेम ही होता है, कोई फर्क नहीं होता है, बट जो ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उसको हीट हम किसी और सोर्स से लेते हैं, सोलर एब्जॉर्प्शन में हम सोलर से वो हीट ले लेते हैं, दैट्स इट, इसके अलावा कोई चेंज नहीं होता है। तो बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल फॉर्मूला आप सभी को पता है, नहीं पता है
तो मैंने एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है सोलर रेफ्रिजरेशन पे, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप सर्च करोगे सोलर रेफ्रिजरेशन सिस्टम मनु एकेडमी तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी, देख सकते हो। तो क्या होता है, दैट इज क्यू ऑफ इवापरेटर, क्यू ऑफ जनरेटर, टेम्परेचर के टर्म में लिखें तो ये होता है टीई डिवाइडेड बाई टी ऑब्जर्वर माइनस टी इवापोरेटर मल्टीप्लाई टी जनरेटर माइनस टी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाई टी जनरेटर। सारी इस वैल्यू आपको दिया गया है, आपको बस क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, बस ध्यान रखना है कि अगर केल्विन में नहीं है तो केल्विन में कन्वर्ट कर लेना है। बट यहाँ पे फॉर्चुनेटली सारी वैल्यू केल्विन में दिया गया है। तो 270 ये हो गया इवापोरेटर का टेम्परेचर दिया गया है, इवापोरेटर टेम्परेचर 270, 300 दिया गया है ऑब्जर्वर का टेम्परेचर यहाँ पे दिया गया है, एंड 270 अगेन वैल्यू फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है इसको। जनरेटर का टेम्परेचर कितना आपको दिया गया है, 360 दिया गया है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहीं पे हीट एडिशन हो रहा होगा ना। बस ये सारी वैल्यू हैं, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3/2 मतलब 1.5, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी आसान सा क्वेश्चन है। कहा गया है कि दो स्टीम है, दोनों का मास फ्लोराइड दिया गया है, दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो बोला गया है कि फाइनल जो स्टीम बनेगी उसका इंथैल्पी बताइए आप। ठीक है, इंथैल्पी ध्यान देना है, पर केजी में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे भी चीज़ें केजी पर मिनट में मास फ्लो रेट है, यहाँ पे पर केजी में दिया गया है, बस यूनिट का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे आपको H1 की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 36, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। H2 की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 50, इसका मास फ्लो रेट कितना दिया गया है 36, इसका मास फ्लो रेट कितना दिया गया है 40, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना है आपको। मल्टीप्लाई करोगे तो H1 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1296, ये केजी पर मिनट में मिलेगी ना, किलो जूल पर मिनट में, केजी पर मिनट नहीं, किलो जूल पर मिनट। और इसका जब आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये हो जाएगा 700 किलो जूल पर मिनट, ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, मास फ्लो रेट का मल्टीप्लाई कर दिया आपने, केजी से केजी हो जाएगा कैंसिल आउट, किलो जूल पर मिनट हो गया। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि हमको फाइनल पूछा है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू हो जाएगी 1996। ठीक है, ये हो गया किलो जूल पर मिनट। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब ये आपको वैल्यू मिल गई, पर यहाँ पे आपको वैल्यू बताना है किलो जूल पर केजी के टर्म्स में। आंसर डी है। कैसे फाइंड आउट करना है, अब आपको सिंपली जो मास है उससे डिवाइड कर देना है। मास कितना हो जाएगा आपका m1 प्लस m2, कितना हो जाएगा 50 kg पर मिनट। ठीक है, इसका डिवाइड कर देते हैं 1996 डिवाइडेड बाई 50। यूनिट लिखोगे, ऊपर वाले की यूनिट क्या है किलो जूल पर मिनट, नीचे वाले की यूनिट क्या है, नीचे वाले की यूनिट क्या है केजी पर मिनट है, तो मिनट ऊपर चला जाएगा, मिनट ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे केजी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ गई किलो जूल पर केजी में आ गई, वेरी सिंपल इज दैट। तो वैल्यू आपकी 40 के आसपास आएगी, मतलब 39.4 किलो जूल पर केजी। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेटेंट हीट लोड इन द ऑडिटोरियम इज 25% ऑफ द सेंसिबल हीट लोड, द वैल्यू ऑफ द सेंसिबल हीट फैक्टर। तो सेंसिबल हीट फैक्टर फॉर्मूला क्या होता है, सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय द टोटल हीट। ठीक है, यही होता है टोटल हीट। टोटल हीट की वैल्यू क्या होती है, टोटल हीट होती है सेंसिबल हीट लेटेंट हीट, यही चीज़ होती है। यहाँ पे दिया गया है लेटेंट हीट कितना है 25% है आप सेंसिबल का, तो सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाई टोटल हीट, मतलब सेंसिबल हीट प्लस 0.25 सेंसिबल हीट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.25, तो वैल्यू आ जाएगी 0.8। ठीक है, अब होता क्या है, मतलब सेंसिबल हीटिंग मतलब क्या होता है कि कहीं पे किसी बॉडी का टेम्परेचर हीट सप्लाई से कम या ज़्यादा हो रहा है, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हो तो ज़्यादा हो रहा है, हीट रिजेक्ट कर रहे हो तो कम हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसे हम कहते हैं सेंसिबल हीटिंग। और जो आपकी लेटेंट हीटिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अगर हम इस रेफ्रिजरेशन के टर्म में कहें तो वहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी पे फर्क पड़ेगा। ह्यूमिडिटी मान लीजिए बढ़ रही है कि घट रही है, जो वाटर की क्वांटिटी है उसके हिसाब से, मतलब वाटर कंडेंस हो रहा है, वाटर इवोपरेट हो रहा है, उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लेटेंट हीट में चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मैक्सिमम नेट स्पेसिफिक वर्क ऑब्टेन इन द आइडियल ब्रेटन साइकिल, जिसका मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर आपको दिया गया है। ब्रेटन साइकिल थोड़ा सा मैं रिकैपिचुलेट करवा दूं आपको एकदम थोड़ा सा। ये हमारे पास एक कंप्रेशर है, कंप्रेशर में मान लीजिए ये इनपुट है, ये आउटपुट है। कंप्रेशर के बाद हम उसको हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई के बाद उसको हम
टरबाइन में भेज देते हैं, टरबाइन के बाद एक्सपेंशन होता है, यहाँ पे कुछ हमको वर्क आउटपुट मिलता है, इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं क्योंकि जो यहाँ से वर्क निकलता है थोड़ा यूज कर लेते हैं हम कंप्रेस करने के लिए, वेरी सिंपल इज दैट, बीच में इनको ऐड कर देते हैं, यहाँ पे हीट रिजेक्शन कर देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा हीट सप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे वर्क इनपुट होता है ना, इसको WC लिख देते हैं, इसको WT लिख देते हैं, सारी चीज़ें हमने दिखा दिया। अब आपको नेट जो नेट पूरे साइकिल के लिए, मतलब अगर हम फाइंड आउट करें W नेट इक्वल टू होगा तो W नेट इक्वल टू हम लिखते हैं WT माइनस WC, ये लिखते हैं हम, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, दैट इज द मैक्सिमम नेट स्पेसिफिक वर्क ऑब्टेन इन द आइडियल साइकिल। तो आपको नेटवर्क बताना है कि नेटवर्क कितना मिलेगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा नोमेनक्लेचर भी कर देते हैं। चलो हम इसको लिख देते हैं 1, इसको रख देते हैं 2, इसके आउटपुट को लिख देते हैं 3, इसके आउटपुट को लिख देते हैं 4, वेरी सिंपल। अगर यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे वर्क फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, CP, मतलब टरबाइन की बात करें तो CP दैट इज T3 माइनस T4, और हम कंप्रेशर की बात करें तो WC इज इक्वल टू CP। कंप्रेशर कितना हो जाएगा, दैट इज कंप्रेस किया गया है ना, हम कितना वर्क इनपुट कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो ये हमको पता चल जाएगा। और अगर थोड़ा सा हम आइडियली बात करें, क्योंकि आइडियल ब्रेटन साइकिल है, तो ये जो टेम्परेचर होता है इसके आउटपुट का टेम्परेचर और टरबाइन के आउटपुट का टेम्परेचर नियरली सेम होता है। प्रैक्टिकल में जो टरबाइन का आउटपुट होता है वो ज़्यादा होता है, बट आइडियली हम बात करें तो दोनों सेम होते हैं, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेशन के साथ, दैट इज 3T मल्टीप्लाई T1, दैट्स मीन कि 900, मैक्सिमम मिनिमम कितना है 400, तो ये हो जाएगा आपका 600 केल्विन। बस नेट फाइंड आउट करना है तो W नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो हम CP को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, CP कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा T3 T4 सेकेंड ब्रैकेट में, माइनस कर देंगे सेकेंड ब्रैकेट में T2 माइनस T1, टेम्परेचर रख देते हैं, सारा टेम्परेचर हमको पता है। CP इक्वल टू T3 की वैल्यू कितना है 9 माइनस T4 की वैल्यू कितना है 6i है, इज इक्वल माइनस T2 की वैल्यू कितना है 600i है, ये 400 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300, 300 माइनस 200 100, तो ये हो जाएगा 100 CP, आंसर हो गया। तो ऑप्शन हो गया आपका A। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगेन ये भी आपके पावर साइकिल से ही क्वेश्चन है। द ओपन साइकिल प्रेशर गैस टरबाइन यूज फ्यूल कैलोरीफिक वैल्यूज गिवन टू यू विद द एयर फ्यूल रेशियो इज ऑल्सो गिवन टू यू 80:1। डेवलप नेट आउटपुट, कितना आउटपुट आ रहा है, दैट इज 80 किलो जूल पर kg ऑफ एयर। द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ साइकिल इज, यहाँ पे आपको थर्मल एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है भाई, N इज इक्वल टू W नेट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका हीट इनपुट, ठीक है। हीट इनपुट इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, वर्क नेट भी फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ये चीज़ भी दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है कि कितना कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का। बस एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे रेशियो दिया गया है एयर का, मतलब हम ये कह सकते हैं मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाई मास ऑफ फ्यूल, जो वहाँ पे आ रहा है वो कितना है 80:1 है, ठीक है। अब इस टर्म को आप देखो, ये क्या कह रहा है कि जो आउटपुट आपको मिल रहा है पर kg ऑफ एयर की बात कर रहा है, पर kg ऑफ एयर, और यहाँ पे एयर सप्लाई कितनी हो रही है 80 kg। दैट्स मीन कि हम ये कह रहे हैं कि अगर 80 kg एयर जाएगी तो फ्यूल कितना जाएगा 1 kg जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं 1 kg ऑफ एयर की बात कर रहे हैं, तो 1 kg एयर में फ्यूल कितना गया होगा, फ्यूल गया होगा 1/80 kg, ठीक है। इतना kg ऑफ फ्यूल गया होगा, मतलब इतना kg फ्यूल ही बर्न हुआ होगा ना, तो इतना kg फ्यूल बन के कितना हीट इनपुट करेगा, तो ये हो जाएगा 1/80 मल्टीप्लाई 4, ये कितना है 4 0 है तो 4 0 रख लो, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई, ये हो गया क्या, ये Q इन हो गया, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे क्या कहा है कि जो नेट आउटपुट आया है वो पर kg ऑफ एयर आया है, न कि पर kg ऑफ फ्यूल आया है। ये पर kg फ्यूल दिया रहता तो ये वैल्यू एज इट इज हम ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, मगर पर kg ऑफ एयर दिया है तो 1 kg जब एयर जाएगी तो 1 kg के एयर के लिए फ्यूल कितना जाएगा 1/80, क्योंकि रेशियो कितना है 80:1 का है। अब आपको समझ में आ गया, तो बस
वर्क आपको दिया गया है 80 किलो जूल, और यहाँ पे आपको ये पता चल गया, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 4, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे तो ये 16% के आस आ जाएगा, क्योंकि इसमें 100 का मल्टीप्लाई भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये और ये 100 ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 16, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना हो कर दो यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।